मुझ पर मेरी पत्नी के बहुत एहसान थे। उसने मेरी इज्जत बचाने से बचा ली थी, क्योंकि उसने सबसे छुपाया था कि मैं एक नपुंसक हूँ। एक दिन एक छोटा सा बच्चा मेरी गाड़ी से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ही बेटा है। यह सुनकर तो मुझे धक्का सा लगा। उसके ठीक होने पर जब मैं उसके साथ उसके घर गया तो उसकी माँ को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह मैं कई दिनों से एक लड़की को देख रहा था। वह इसी समय पर इस गली से जाती थी। मैं पढ़ने के लिए शहर आया था और यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने की जगह मैं प्राइवेट हॉस्टल में रहता था। मैं एक अमीर परिवार से था, इसलिए मेरे कमरे में एसी, टीवी, बेड, सब कुछ मौजूद था। मैं सुबह यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता और शाम तक लौटकर अपने कमरे में आ जाता। ठीक तभी वह लड़की मेरी गली से गुजरती थी। वह लड़की मुझे अब अच्छी लगने लगी थी, पता नहीं क्यों, पर अब उस लड़की को देखे बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। आज तक मैंने कई लड़कियां देखी और कई लड़कियों को मैं पसंद भी था, क्योंकि मैं अमीर होने के साथ साथ हैंडसम भी था। पर मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी, पर इसे पहली बार में ही पसंद करने लगा था। मैं उससे अब प्यार करने लगा था। एक दिन मैंने सोच लिया कि आज उस लड़की को मैं अपने दिल की बात जरूर बताऊंगा, जिस वजह से मैं हॉस्टल से जल्दी लौट आया और उस लड़की का इंतजार करने लगा। सच कहूं तो मुझे अपने आप पर शर्म आती थी, पर कहते हैं ना, प्यार ऐसी ही चीज है कि अच्छे से अच्छे आदमी को पागल बना देता है। मैं उसकी राह देख रहा था, उतने में वह मुझे जाती हुई दिखी। पीले रंग के ड्रेस में उसका रंग सोने जैसा चमक रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था। उसके लंबे लंबे बाल उसकी खूबसूरती और बढ़ रहे थे। वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह एक गार्डन में एक बेंच पर जाकर बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं हैरान था कि वह आखिर यहाँ गार्डन में आकर क्यों रो रही है। मुझसे उसका रोना नहीं देखा गया और मैं उसके पास जाकर उससे बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे आपका नाम नहीं पता, पर आप प्लीज ऐसे मत रोइए। ऐसा कहकर मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मेरी आवाज ऐसे अचानक सुन के वह घबरा सी गई और तुरंत उठकर मुझसे बोली कि आप पहले यहाँ से उठिए, आप ऐसे कैसे मेरे पास में आकर बैठ सकते हैं? मैं तो आपको पहचानती तक नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। तब वह गुस्से में बोली कि अकेली लड़की को देखकर अब आपको भी वही करना है जो बाकी मेरी लड़के गरीब लड़कियों के साथ करते हैं। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपसे शादी करके आपको अपने घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। बस अभी मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप रो क्यों रही हैं। वो लड़की मेरी बात सुनकर हैरान थी। तभी वह चुपचाप बैठ गई और आगे बताने लगी कि मेरी माँ एक टीचर थी और उन्होंने अपनी पसंद के आदमी से शादी की जो 2 बच्चों का बाप था। वह आदमी अपने बच्चों को लेने स्कूल जाता था। तभी दोनों की पहचान हुई। उसे मेरी माँ पसंद आने लगी, क्योंकि उसे जैसी जीवन साथी चाहिए थी, माँ बिल्कुल वैसी ही थी। उसकी पहली पत्नी अनपढ़ थी और उसे अपने पति और बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय बाद उस इंसान ने माँ से शादी कर ली और दोनों अलग घर लेकर रहने लगे। 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ। माँ पापा दोनों बहुत खुश थे, पर शायद ऊपर वाले से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। घर के नौकर ने मुझे मेरी सौतेली माँ के पास छोड़ दिया। दोनों भाई मुझसे थोड़ा बहुत अपनापन जताते थे, पर वह मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती। मेरी उम्र तब सिर्फ 4 साल ही थी। कम उम्र में वह मुझसे घर के काम करवाती थी। मुझे पढ़ने लिखने भी नहीं दिया। घर में ही दोनों भाई जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा देते। बस उतना ही कुछ समय बीता और दोनों भाइयों की शादी हो गई और वे दोनों अपनी पत्नियों के साथ शहर में रहने लगे। अब घर में बस मैं और माँ बचे। मेरी सौतेली माँ कोई दूर का भतीजा रोजाना आता था, जो मुझे अजीब नजरों से देखता था। मेरी इज्जत अब दांव पर लगी हुई थी और इसी वजह से मैं अपने आप को बचाने के लिए उसके आने से पहले ही सिर पर ओढ़नी ढककर घर से निकल आती थी और वह फिर से रोने लगी। उसका रोना देख मुझे भी बुरा लगने लगा। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया कि तुम्हें जितना सहन करना था, तुमने कर लिया है। मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालूंगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं जल्द से जल्द अपने घर से बात करके तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊंगा, यह मेरा वादा है। उसने अपना नाम अंजलि बताया। इतना कहने के बाद वह चुप हो गई। अरे लेकिन मैं तुमसे यह तो पूछना ही भूल गया कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, मैं किसी लड़के को पसंद नहीं करती। मेरी तो बस यही इच्छा है
कि मेरी डोहली इज्जत के साथ मेरी माँ के घर से ससुराल जाए। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मेरे होते हुए साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और मैं जल्दी ही अपने घर वालों से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा। अगले ही दिन मैं गांव के लिए निकल गया। मैं बहुत खुश था कि जिससे मैं प्यार करता था उसी के साथ मैं अपना जीवन बिताने वाला हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे विश्वास था कि वे मेरे प्यार को जरूर अपनाएंगी। मैं घर पहुंचा। मुझे अचानक देखकर माँ थोड़ी हैरान भी हुई। बाद में मैंने माँ को सारी हकीकत बताई। माँ मेरे चेहरे की खुशी देखकर खुश थी। वैसे भी वे काफी वक्त से मेरे पीछे पड़ी रहती थी शादी के लिए। माँ राजी तो हो गई इस रिश्ते के लिए, लेकिन आगे वह कहने लगी कि बेटा, बाकी सब तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी भी लड़की को इस घर की बहू बना लूं? हमें उसका घर, खानदान सब कुछ देखना पड़ेगा। वह अपनी बिरादरी की है या नहीं, यह भी तो देखना पड़ेगा ना। माँ, मुझे और कुछ नहीं पता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंजलि से, वरना किसी से नहीं। कल के कल आपको उसके घर जाना। उसका हाथ मांगने माँ हंसने लगी और बोली कि अच्छा बाबा, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस था। मुझे विश्वास था कि अंजलि की माँ तो आसानी से राजी हो जाएगी, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से अंजलि से छुटकारा चाहिए। मेरे पापा बीमार रहते थे और बिस्तर पर पड़े रहते। उनकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी थी और माँ भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। पापा की ऐसी हालत देखकर घर के सारे फैसले माँ ही करती। मैं और माँ अंजलि का हाथ मांगने उसके घर पहुँचे। हमारा स्टेटस देखकर उसकी माँ ने तुरंत हाँ तो कह दी, पर आगे कहने लगी कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। हमने उनसे कहा कि आपकी लड़की के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इसी महीने में शादी करनी है। अंजलि की माँ इस शादी के लिए राजी हो गई और इस तरीके से मेरी और अंजलि की शादी। मैं बहुत खुश था कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है। मेरे तो मानो पैर ही जमीन पर नहीं रुक रहे थे। अंजलि भी इस शादी से बहुत खुश थी। उसने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया था। शादी की रात मुझे पता चला कि अंजलि को डायरी लिखने की आदत है। उसने उस डायरी में सब कुछ लिखा था कि कैसे हम मिले, कैसे हमारी शादी हुई। उसने यह भी लिखा था कि कैसे उसकी माँ उस पर अत्याचार करती थी। अंजलि ने आज तक बहुत दुख देखे थे, इसलिए मैंने खुद से वादा किया कि उसने जितना दुख झेला है उससे कहीं ज्यादा सुख उसे दूंगा। मेरे पापा भी इस शादी से बहुत खुश थे। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, इसलिए मैं शादी के 15 दिन बाद शहर वापस लौटा। पर मैंने अंजलि से वादा किया कि जल्द ही शहर में हमारा रहने का ठिकाना कर लूंगा और तुम्हें जल्दी ही अपने पास बुला लूंगा। मैं भी तुम्हारे बिना ज्यादा दिन अकेले नहीं रह सकता। मेरे घर से निकलते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका गला भर आया था। 15 से 20 दिन बाद मुझे जैसा घर चाहिए था मैंने ढूंढ लिया। अंजलि जैसी सुंदर और संस्कारी पत्नी मिलने से मैं बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद मैं अंजलि को लेने गांव पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। माँ रोए जा रही थी और घर का माहौल भी बहुत अजीब लग रहा था। जब मैंने माँ से उनके रोने की वजह पूछी तो माँ कहने लगी कि बेटा, हम तो गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारी पत्नी ने हमें लोगों में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ, तुम यह क्या कह रही हो? मैं पागलों की तरह अंजलि को घर में इधर उधर ढूंढने लगा, पर वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अपने कमरे में जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। कपड़े, जेवर, सब कुछ गायब था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। दिमाग ने तो जैसे चलना ही बंद कर दिया हो। मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं दिन भर अपने कमरे में बैठा रहता। कई बार मन में अपने आप को खत्म करने का भी विचार आया। अंजलि मेरे प्यार और विश्वास को तोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। उसे सिर्फ मुझसे पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। जब मैं शहर लौट गया तो वह घर के पैसे और जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। यह सब मुझे मेरी माँ ने बताया। माँ यह भी कह रही थी कि ऐसी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, गरीब होकर अमीर लड़कों को फंसाती है। यह सब सुनकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। दिन बीते और एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसी कैरेक्टर लेस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरा हर समय ख्याल रखा है, मैं उनके लिए जीऊं। अंजलि को गए हुए 1 साल का समय बीत गया था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वह मुझे कहीं नहीं मिली। इसी दौरान पापा की मृत्यु हो गई। माँ पर अब घर की और बाहर की भी जिम्मेदारी आ गई। माँ मुझे दूसरी शादी करने के लिए जोर डालने लगी। माँ अब थोड़ी थोड़ी बीमार भी रहने लगी और कहती कि मरने से पहले मैं पोते पोतियों का मुंह देखना चाहती हूँ।
उन्होंने मुझसे दूसरी शादी का वादा लिया और मेरा मन ना होते हुए भी मुझे दूसरी शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। माँ ने उनकी ही पहचान वाली सहेली की लड़की के साथ मेरी शादी तय कर दी। हमारी शादी हुई तो मैं एकदम बुत की तरह खड़ा हुआ था। सुनीता एक अच्छी लड़की थी, वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। मुझे यही लगने लगा कि अंजलि के लिए की सजा मैं सुनीता को क्यों दूं, और मैंने इस रिश्ते को दिल से अपनाया। कुछ महीनों बाद सुनीता को उल्टियां होने लगी। माँ को लगा कि वह प्रेग्नेंट है, पर जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस एसिडिटी है। माँ थोड़ी उदास हुई और कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम जरूर माँ बनोगी, ऊपर वाले पर विश्वास रखो। ऐसे ही हम शादी को 5 साल बीत गए, पर आज तक हम बच्चे की खुशी नहीं देख पाए। फिर एक दिन हम दोनों ने अपने टेस्ट करवाए। रिपोर्ट लाने के लिए सुनीता गई थी और फिर पता चला कि कमी सुनीता में नहीं बल्कि मुझ में थी, और उसने मुझसे यह भी कहा कि उसे मेरी कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पहले जैसे मेरे साथ रहती थी अब भी वैसे ही रहेगी। उसने माँ को भी यह बात नहीं बताई थी, पर मुझे अंदर ही अंदर यह कमी खाई जा रही थी। और माँ और सुनीता का चेहरा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद मैं कहीं जा रहा था कि एक छोटा लड़का मेरी गाड़ी से टकरा गया और उसे गंभीर चोटें आई। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया। जब डॉक्टर ने उसे देखा तो कहने लगा कि इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, खून भी बहुत बह गया है, पता नहीं यह बचेगा भी या नहीं। मैंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े और कहा कि डॉक्टर साहब, आप पे की चिंता मत कीजिए, बस इसे बचा लो। उतने में एक नर्स दौड़ती हुई आई और बोली कि डॉक्टर, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, जल्दी ही ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव। उतने में मैंने कहा कि मेरा भी यही ब्लड ग्रुप है, आपको जितना चाहिए उतना खून ले लीजिए, बस आप इस बच्चे को बचा लीजिए। 24 घंटे में उस बच्चे को होश आया। डॉक्टर मुझसे कहने लगे कि बधाई हो, आपका बच्चा अब खतरे से बाहर है। नहीं डॉक्टर, यह मेरा बच्चा नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तब डॉक्टर बताने लगे कि उन्होंने मेरा और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया था और तब उन्हें पता चला कि यह आपका ही बेटा है, क्योंकि आज तक मेडिकल साइंस में एक बच्चे का डीएनए सिर्फ उसके माँ बाप से ही मैच करता है, और आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा नहीं है। मैं वहां से उस बच्चे के पास आया और फिर कुछ दिन बाद उसे डिस्चार्ज दिलाकर उसके घर पहुंचा। वह एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया, जो जमीन पर लेटी हुई थी। वह उसे उठा रहा था, पर वो उठी नहीं। मैं जब उसकी माँ को देखने गया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अंजलि थी, जो शायद अपने बच्चे की राह देखकर इस दुनिया से जा चुकी थी। वही कोने में एक डायरी पड़ी थी, जो मेरी अंजलि की थी, और जब मैंने वो सब पढ़ा तो मैं फूट फूट कर रोने लगा कि मेरी अंजलि ने इतना सब कुछ सहन किया। उसमें लिखा था कि मेरी माँ अंजलि को पसंद नहीं करती थी, पर बेटे के प्यार के आगे वह कुछ नहीं बोली। पर जब मैं शहर लौट गया तो माँ उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी, और जब 15 दिन पहले माँ को मेरे आने की खबर मिली तो माँ ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया और यह सारा नाटक रचा, क्योंकि माँ अंजलि को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी और यह बच्चा भी मेरा और अंजलि का ही बच्चा था। घर से निकाले जाने के बाद वह अपनी सौतेली माँ के पास गई और वहाँ भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही भटकने के बाद एक गरीब बूढ़ी औरत को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपनी झोपड़ी में रहने दिया और वही वंश का जन्म हुआ। यह सब पढ़ने के बाद मैं अंजलि से लिपट कर रोने लगा, उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। अंजलि का अंतिम संस्कार करके मैं वंश को अपने साथ घर ले आया। मैं रास्ते भर पछतावे में जलता रहा। मैंने गुस्से में सुनीता को सब कुछ बताया और उससे सच बताने के लिए कहा। तब वह मेरे पैरों में गिर गई और बोली, यह सब मैंने आपकी माँ के कारण किया, क्योंकि उन्हें पोते की इच्छा थी और अगर उन्हें सच पता चलता तो वह आपकी तीसरी शादी कर दे करा देती, क्योंकि कमी आप में नहीं मुझ में है। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। उतने में मेरी आवाज़ सुनकर माँ भी कमरे में आ गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मुझे अब माँ और सुनीता से नफरत होने लगी थी। मेरी अंजलि ने शादी से पहले भी इतना सब कुछ सहन किया और शादी के बाद भी माँ की नफरत की वजह से मरते दम तक सहन ही करती रही। इसलिए अब एक घर में रहते हुए भी मैं उन दोनों से बात नहीं करता था और अपना और वंश का सारा काम अपने हाथ से ही करता था। पता नहीं आगे क्या होगा, पर अपनी मरी हुई अंजलि का चेहरा मैं आज तक भूल नहीं पाया। इस दर्द के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।